अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। नाज़रीन, आज की खबरों से आगाज़ करने का मकसद ये है कि अभी रमज़ान की पहली सहरी और पहली इफ्तारी और पहली ही अफ़ताहियत जो है और ज़ुल्म की इंतहा देखें आप कि अभी रमज़ान शुरू हुआ नहीं, तो गिरफ़्तारियाँ और फिर वही पुरानी पुरानी रवायत दोहराने पे हुकूमत पंजाब और हुकूमत वक़्त जो है वो आ गई। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का एन ने 62 हैं इरफ़ान भट्ट साहब, जिनका तल्लक जो है वो गुजरात सराय आलमगीर से है और एन 62 के उम्मीदवार हैं। और ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। रात गए उनके घर में पुलिस की एक रेड होती है और फिर वो पुलिस जो है वो वापस चली जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इरफ़ान भट्ट साहब एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया और बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि आज तो हम इंसाफ़ माँग रहे हैं, कल को आप ही इंसाफ़ के लिए हमारे पास आएँगे। इरफ़ान भट्ट साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इमरान खान के एक मज़बूत तरीन रहनुमा हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इनका पहले तो ये एज़ ए वर्कर और अपने पाकिस्तान के लिए और एक मारूफ़ बिज़नेसमैन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और बाहर इनका माशाल्लाह सारे निज़ाम जो हैं वो सेटल है। तो इसके बाद जो है ये जब वहाँ से चौधरी इलियास लौटा होता है, तो उसके बाद फिर इनको जो है वो मौका मिलता है और फिर ये उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आते हैं। अभी तक ना उन्होंने टिकट ली है, ना इलेक्शन लड़ा है और इनके घर में कई मर्तबा जो है वो ना सिर्फ रेड हुए, बल्कि इनके घर की तोड़-फोड़ हुई और बहुत लाखों का नुकसान भी इनके घरों में करते रहे और किया गया। सीसीटीवी कैमरों ने हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की, यही चीज़ है। तो इरफ़ान भट्ट साहब क्योंकि एक ऐसे अच्छे एक बिज़नेसमैन हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा सोचते हैं। इसके अलावा वो वेलफेयर्स को भी बड़ा ही बढ़-चढ़ के लोगों की इमदाद कर रहे हैं, लोगों के स हिस्सा लेते हैं। वो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे वहाँ पे पानी का बड़ा मसाइल था, तो उन्होंने अपनी जेब से फ़िल्टर प्लांट्स वहाँ पे लगाए। तो इस तरह का सरमाया जो पाकिस्तान का होता है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत वक़्त को सोचना चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए। खैर जी, वो पुलिस आती है और उन्होंने इनके घर पे रेड किया, हालाँकि पता भी है कि वो यहाँ पे होते ही नहीं हैं और किस बात पे ये कर रहे हैं या क्या चीज़ है यहाँ पे जो कि इरफ़ान भट्ट साहब को इस तरह से पार्टी छुड़ाने के हवाले से या वैसे, तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें नामुनासिब सी हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि देखें, एक पार्टी का एक रहनुमा हो या पार्टी का वर्कर्स हो, उसकी अहमियत उतनी ही होती है। कल को वक़्त बदलता है, तो क्या ये आप लोगों के सामने नहीं आ सकती? तो यही चीज़ें हैं। क्योंकि मेरी एक दफ़ा इनके साथ नशिस्त हुई इरफ़ान भट्ट साहब के साथ, तो मैंने कहा भट्ट साहब, आप इतने अच्छे मारूफ़ बिज़नेसमैन भी हैं और एक जाने-पहचाना आपका नाम भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए आप क्या सोचते हैं? उन्होंने यकीन जाने कि ऐसा एक प्लान दिया था पाकिस्तान के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लेके आना चाह रहे थे और एक बड़े पैमाने पे कुछ काम करना चाह रहे थे। लेकिन आगे जब आपको ये उनको देंगे, इंसाफ नहीं उनको मिलेगा, रूल ऑफ कानून लॉ नहीं होगा, तो वो फिर अपनी कारोबारी एक्टिविटी कहाँ वो यहाँ करेंगे या कहाँ वो अपना कारोबार यहाँ पे करेंगे या बिज़नेस करेंगे। तो इमरान खान की मोहब्बत है और उनकी चाहत है। अच्छा जी, दूसरी तरफ माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत ने एक नया 11 अरब रुपए का जो है वो त्यारा खरीदा है, जो कि 19 सीटर एक त्यारा है, जिसके अंदर एक मीटिंग रूम भी बना हुआ है। बड़ा लग्ज़री किस्म का एक जो है वो त्यारा है और 11 अरब का जहाज़ जो है वो ला रही है, जो दुनिया के चंद मीर ख़ानदानों और कारोबारी कंपनी के पास है सिर्फ़ ये जो जहाज़ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा याद करवाना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो तो पीआईए सिर्फ़ 10 अरब रुपए में बेची गई है। पीआईए की प्रॉपर्टी टोटली, यानी वो आंदा ना ढेरी दा सौदा, ये ढेरी दा सौदा इन्हां कीते है पहला। पीआईए बड़े अच्छे उसके पास रूट थे, बड़ा अच्छा एक रेवेन्यू इकट्ठा करके दे सकते थे। ये पंजाब के बसने वालों की वजह से मुमकिन हुआ, जो पेट भरने वालों ने अरबों रुपए सिर्फ़ चालानों की मद में
3 माह में दिए, इस इस जहाज़ की ये खूबी भी होगी कि ये हमारी गाँव के ऊपर से भी गुज़रेगा, जिसे देखकर हमारे नंगन-तरंगन बच्चे खुश होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैं मुकम्मल वो अल्फ़ाज़ नहीं बोलना चाह रहा। पंजाब वालों ऐसे ही लित्तर पड़ते रहेंगे और ये तुम्हारे खून पसीने की कमाई पे यैशी करते रहेंगे। आगे-आगे देखो तुम्हें कैसे-कैसे लित्तर पड़ते हैं। बात तो ठीक है, जिसने भी ये कॉलम छापा है, जिसने ये लिखा है, आप ये वीडियो भी अगर देखें तो ये एक बड़ा लज़ीज़ किस्म का एक है। मुझे तो वैसे वाजिद हसीना जैसा माहौल नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ है इसमें जहाज़ में, और उज़मा बुहारी कहती है जी हम एक पंजाब एयरलाइन बनाना चाह रहे हैं, ये उसकी कड़ी है, ठीक है? तो इस गरीब मुल्क में, जिस मुल्क में आटा, चीनी का बहरान, महँगाई का बहरान हो और कर्ज़ों की भरमार लगी हो, तो उसमें हुकूमत अपनी यश्शियों के लिए अ, अरबों रुपए उनके पास हैं, लेकिन इस कौम को देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 10-10 हज़ार रुपए हैं, वो भी इनकी जेबों से ही निकाला जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक मैं खबर आपको देना चाह रहा हूँ, ये है एफसी पब्लिक स्कूल है। और जैसे ही या अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे जब पेपर्स देते हैं या फ्री होते हैं, तो वो अपनी कॉपियों की रद्दी बना के तो गलियों में किस तरह से बखेरते हैं। ये मैसेज, क्या मैसेज इससे जाता है इस काम के अमल से। ये एक स्कूल है जी, एफसी पब्लिक हाई स्कूल है और ये इस्लामिक स्कूल सिस्टम है, ठीक है, दावत इस्लामी का। तो इसमें हालाँकि उन्होंने बड़े ही अच्छे अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं जी, इंग्लिश मीडियम, क्वालिफ़ाइड स्टाफ, ज़ाती बिल्डिंग, साफ़-सुथरा इस्लामी माहौल, और बच्चों की तरबियत देखें कि बच्चे बाहर आके किस तरह से अपनी कॉपियाँ फाड़ के और वो हवाओं में लहराते हैं और ये एक मैसेज देते हैं। फिर ये तालीम रह गई, हमारी तालीम का मेयार देखें। तो इसमें यही मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को एक ऐसी तरबियत घर से भी करें और स्कूल से भी टीचर्स जो हैं वो इनको इस तरीके से गाइड करें, इस तरीके की उनको जो है वो गाइड करके भेजें, ताकि वो बच्चे एक अमली नमूना बन सकें इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की भाग-दौड़ के लिए जो है वो एक अच्छा इकदाम उठा सकें। क्योंकि हम लोग लकाई हमारे दौर में भी गलतियाँ होती रही, हम भी जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, लेकिन ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो कागज़ फेंकना गलियों में, ये चीज़ें, ये क्या तासर देना चाह रहे हैं दूसरों को भी या मुल्क की हालात को भी। अच्छा जी नाज़रीन, खबर है जी अहमद खान नियाज़ी के हवाले से, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, उन पे कातलाना हमला हुआ अहमद खान नियाज़ी पे। अहमद खान नियाज़ी साहब एक खान साहब के मुख़लस तरीन लोगों में से एक हैं। क्योंकि मैं इनको ज़ाती तौर पे भी वैसे जानता हूँ, मैं 2014 के धरने जब कवर कर रहा था, तो उस वक़्त इनकी मैं मैनेजमेंट देखा करता था, इनके खान साहब के साथ होना, ठीक है? और ये अहमद खान नियाज़ी पे सोशल मीडिया पे दूसरी तरफ एक और प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है कि जो लोग इमरान खान की रिहाई की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ों को कम किया जा सके, कि ये भी अंदर की बारीकी वारदात है। क्योंकि अहमद खान नियाज़ी पे केपीके में हदूद में जहाँ पे गवर्नमेंट भी अपनी है, सारे वसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे भी कातलाना हमला करने की कोशिश की जाती है और कोशिश होती है। अच्छा जी, उसके बाद ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की पुलिस से लड़ाई झगड़ा केस में ज़मानत मंज़ूर हुई है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस तरह के होते हैं। तो तू-तू तकरार हो जाती है, मीडिया वालों की भी, सहाफ़ियों की भी, वुकला की भी बाज़ औक़ात। तो ये एक केस उन पे दर्ज किया गया था, ईमान मज़ारी पे और हादी अली चट्टा पे, तो उसकी आज ज़मानत मंज़ूर हुई है। वैसे वो एक ट्वीट्स के केस में उनको 17 साल सज़ा सुनाई गई हुई है। मेरे मुर्शिद की, मेरे कप्तान की आज कैसी एक शायरी होगी, कैसा एक वो लम्हा होगा कि पिछला रमज़ान भी, उससे पिछला रमज़ान भी किस तरह से जेल में गुज़रा और गुज़ारा। हम लोग बड़े खुश होते हैं कि जब हम अपनी फैमिलीज़ में बैठ के इकट्ठे सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, एक बड़ा माहौल होता है। क्योंकि मुझे आज यकीन जाने कि एक हमारे कुछ पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो कुछ दिन पहले
गिरफ़्तार हुए, उन पे 3 एमपीओ लगी। तो आज उनके घर से मुझे कॉल आई तो मैंने उनको बताया कि आपकी इफ्तारी और सहरी कैसी गुज़री होगी। तो यकीन जाने कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो चीज़ जिस तरह उनका दर्द था, लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा इंशाअल्लाह ये वक़्त भी गुज़र जाएगा और गुज़रेगा इंशाअल्लाह। हल्का N63 से जी बड़ी न्यूज़ है जी। एक बड़े ही मुख़लिस खान साहब के वर्कर हैं, इमरान लोहार उनका नाम है। उनको रात 11 बजे टांडा पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के ये उच्चे हथकंडे हमारी मुज़ाहमत का रास्ता नहीं रोक सकते। पंजाब हुकूमत की बग़ावत से ये बात वाज़ेह है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। खान साहब की रिहाई तक ये मुज़ाहमत जारी रहेगी। ये इमरान लोहार साहब है और एक आम सा वर्कर भी है और एक आम सा मज़दूर है। बेसिकली ये एक मज़दूर है और ये मज़दूरी करता है। एफबीआर का नया नोटिस जारी हो गया जी। सबको कान पकड़वाने की बात आ गई है जी। सबको हर दुकानदार, होटल, क्लब, अस्पताल, ब्यूटी पार्लर समेत मुख्तलिफ कारोबारी को एफबीआर निज़ाम से मुंसलिक करना लाज़िम करार। और एफबीआर नोटिफ़िकेशन जारी करते हुए तमाम रजिस्टर्ड दुकानों और मुख्तलिफ कारोबारियों को 1 हफ़्ते के अंदर अपने निज़ाम के मुंसलिक होने का पाबंद बना दिया है। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इस्तेमाल करने वाले तमाम कारोबार बशमूल होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल्स, क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स, निजी क्लिनिक्स, अस्पताल, लैबोरेटरीज़, ड्राई क्लीनर्स, सेंटर, ट्रांसपोर्ट्स, कोरियर सर्विस को लाज़िम तौर पर एफबीआर सिस्टम से मंसलूक होना होगा। मज़ीद चार्ट अकाउंट्स फ़ीस माहाना 1000 रुपए फ़ीस लेने वाले भी इदारे ये होंगे। एफबीआर समझिए कि फिर से एक नई कमर तोड़ करने लगी है। अच्छा जी, आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब के साथ डील के मुख्तलिफ मराहिल गुज़रते रहे, चलते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन आज मैं एक बात करना चाहूँगा। इमरान खान ने कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। अपनी फैमिली के साथ जब इनकी मुलाकात हुई, तो ये मुझे कत्ल कर देंगे। जारी कत्ल करने की कोशिश की टाइमलाइन भी बताई गई, जो इमरान खान ने खुद कहा क्योंकि 10 सितंबर 2024 को पहला नतीजा ये मुझे मिस्र के मरीसी की तरह कत्ल करेंगे। मिस्र का जो सदर था, उसका हवाला दिया। फिर अक्टूबर 2025 में पहली शिकायत इमरान खान ने आँख में शदीद दर्द की शिकायत की थी। ये भी आपको पता है। अक्टूबर 2025 था 2000 जनवरी 2026 तक तिब्बी सहूलियात से महरूमी। कर्नल ने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त ना दी। तकरीबन 3 माह तक किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। ये इमरान खान ने कहा। 24 जनवरी 2026 को बिनाई मुतासर होने का वाक़या सीवीआरओ में एक गैर तरतीब याफ्ता डॉक्टर से इलाज करवाया गया। खबर सहाफ़ी ने लीक की तशख़ीस सीवीआर खून का एलोथेरिया। हुकूमत ने पहली तरतीब और बाज़ इलाज की तस्दीक तो की, मगर तफ़सील नहीं बताई। 12 फरवरी 2026 से सरकारी रिपोर्ट आती है जी। अदालती अफ़सर सुलेमान सफदर ने रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें कहा गया कि इमरान खान की 85% बिनाई ज़ाया हो चुकी है। 15 फरवरी 2026 दूसरा इलाज और माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात अल-शफ़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर नदीम कुरैशी के ज़रिए इलाज। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान में सीवीआरओ की आम वजूहात मौजूद नहीं, असल वजह तलाश करना ज़रूरी है। 16 फरवरी 2026 को जब ये तस्दीक होती है कि डॉक्टर आसम सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक ना कर सके, ज़ाती मुआलज को शामिल नहीं किया गया, बहन ने भी हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 17 फरवरी को हंगामी पैगाम और पुराना इमरान खान का पैगाम था कि मेरी आँख ठीक नहीं है, मेरे ज़ाती मुआलिजीन को मुझ तक रसाई दी जाए, मेरे लिए आवाज़ उठाएँ, अपनी बहनों को बताया गया। अच्छा जी, जेल की मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि खुराक की मुकम्मल निगरानी एक कर्नल के हाथ में, तवील कैद तन्हाई, अदालती अहकामात के बावजूद वकला और अहल-ए-खाना से मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी है। डॉक्टर उज़्मा ने 2 सितंबर 2025 को पैगाम याद दिलाया, ये मुझे कत्ल कर देंगे, जिसका ज़िम्मेदार हसन मुनीर होगा। ये डॉक्टर उज़्मा खान ने
باہر آ کے جب ملاقات ہوئی تو بتایا، ایسا کیا ہے جس کی اتنی پردہ داری رکھی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اور عمران خان کو مکمل جو ہے وہ ایسولیٹ کرنے کی، یا آخر کار اس میں کس مراحل سے گزارا جا رہا ہے، یا کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا کس چیز سے انتظار کو بڑے طویل چیز کے لیے بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر قوم جو ہے وہ ایک دن تو ضرور آئے گا کہ یہ حکومت سے چھٹکارا ہوگا اور یہ حکومت اپنے گھروں میں جائے گی۔ نہ صرف گھروں میں جائے گی بلکہ احتساب تو دینا پڑے گا، کیونکہ اس قوم کو جس طرح سے قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اور پھر اس ملک کو جس طرح سے جس نعش پہ لا کے کھڑا کیا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا کبھی ہم ان قرضوں سے نکل پائیں گے؟ کیا ہماری کبھی معاشی حالت ٹھیک ہو پائے گی؟ کیا روزگار کے موقع فراہم ہو پائیں گے؟ کیا بیرونی ملک جو ہیں وہ یہاں پہ سرمایہ کاری لے کے لانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا یہ ملک کے ایک ایک شہری کو تحفظ دیا جا سکے گا؟ کیا یہ ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکے گا کبھی؟ کیا اس ملک میں کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور KPK جیسے دہشت گردی میں مبتلا بہت سارے مسائل سے نکل پائے گا؟ کیا ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک مضبوط عملی حکمت عملی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک محفوظ بنانے کے لیے کوئی عملی طریقہ کار بنا پائے گی؟ کیا اس ملک میں جدوجہد ہر شخص کو آزادی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے کھلا آواز اٹھانے کے لیے کیا اجازت ہوگی؟ کیا کبھی عدالتیں آزاد ہوں گی؟ کیا کبھی ادارے اپنے اپنے کام کریں گے؟ کیا کبھی صحافت جو ہے وہ آزاد ہوگی؟ کیا کبھی میڈیا پہ جھوٹ کا پروپیگنڈا بند ہوگا؟ کیا کبھی ہر شہری بچے پہ جو قرضہ ہے، بلکہ قرضہ دینے کے بجائے بچے کو لینے آنے ہو، یا کوئی اس طرح کے راستے نکالے جائیں، کیا کبھی ایسا ہوگا؟ کیا جو کاروباری حضرات جو تاجر ہیں وہ پریشان ہیں، کیا یہ دوبارہ سے ہو پائیں گے؟ کیا یہ ہماری جو ٹیکسٹائل ملز بند ہوتی جا رہی ہیں اور بند ہوئی ہیں اور لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کیا اس کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو کہ قوم کے ذہنوں میں ہے، اور قوم پوچھتی ہے اور قوم پوچھتی رہے گی۔ چلو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اگر آپ نے یہ ولاگ سنا ہو، بہت آپ کے لوگوں کی محبت ہے، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔